हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अपने फोटोसिंथेसिस के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं उस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर जीने वाले ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में हैं। इसका मतलब है आज हम वो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को इवॉल्व करती है, जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ये लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस होने वाली हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, थर्ड पार्ट ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस। सो लाइट रिएक्शंस को हम लोग फोटोकेमिकल फेज़ बोलते हैं। फोटोकेमिकल फेज़ फोटोसिंथेसिस का वो फेज़ होता है जिसके अंदर हम लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं और वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके हम आगे की रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो फोटोकेमिकल फेज़ में लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है जो कि एक फ़िज़िकल मेथड है। उसके बाद इसमें वाटर का स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि वाटर आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इनपुट है। और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। जब ये चीज़ हो जाती है, ये प्रोसेस हो जाती है, तो इसके साथ जो चीज़ बनती है वो है एटीपी का फॉर्मेशन, और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं ये NADPH। तो ये जो पूरी रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और जो ये लाइट रिएक्शन होती है ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होती है। अगर आप ये देखें, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलेकॉइड है और ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं बाकी के और मॉलिक्यूल्स के साथ, बाकी के और पिगमेंट्स के साथ, और वो बनाते हैं फोटोसिस्टम्स। तो आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से क्लस्टरिंग हो रही है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की, जो बाकी के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ ये बन के बना रहे हैं हमारा पूरा का पूरा फोटो सिस्टम, राइट। और यही फोटो सिस्टम एक्चुअली में लाइट एनर्जी को आगे यूज़ करने में हेल्पफुल होता है। ये कैप्चर करता है इस एनर्जी को और इस एनर्जी का यूज़ करके वो आगे की जो प्रोसेसेस हैं उसमें इस पूरी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। ओके, तो यहाँ देखिए ये जो है एक तरीके का फोटो सिस्टम का थोड़ा सा जूम्ड आउट वर्जन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि हम फोटोन लिख रहे हैं और आप जानते हैं, और लास्ट क्लास में आपने देखा था कि जो लाइट है वो डुअल एनर्जी, यानी उसका जो डुअल नेचर होती है, उसकी वेव फॉर्म होती है और उसकी फोटोन होती है या पार्टिकल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम लोग फोटोन का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेव नेचर का यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो हमेशा पार्टिकल फॉर्म में ही इंटरेक्ट करेगी, लेकिन जब वो प्रोपेगेट करती है तब वो वेव फॉर्म में प्रोपेगेट करेगी। तो यहाँ पर मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है इसका, बिकॉज क्लोरोफिल क्या है, वो मैटर है। तो जब लाइट क्लोरोफिल के ऊपर आएगी तो वो वहाँ पर हम फोटोन हम उसको यूज़ करेंगे, हम उसके पार्टिकल नेचर को इंटरेक्ट करते हुए देखेंगे। तो यहाँ देखिए किस तरीके से ये फोटोन इसमें जा रही है, और यहाँ जो ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं या ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, नॉट नेसेसरीली क्लोरोफिल, बाकी के भी हो सकते हैं, वो किस तरीके से इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर पर। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फोटो सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। बेसिकली ये फ्यू हंड्रेड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर होता है, और ये क्लस्टर के अंदर क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, और कैरोटिनॉइड्स यानी जो पिगमेंट्स होते हैं उन सब का ये क्लस्टर होता है। और ये बहुत ही स्पेसिफिक क्लस्टर होता है जहाँ पर ये पूरी लाइट को हार्वेस्ट किया जाता है। और हमारे पास जो आज के जो अगर हम देखें डेट में, तो हम दो फोटो सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये एक है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। तो हम इसको भी जानेंगे कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 किस तरीके से इवॉल्व हुए और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। अब फोटो सिस्टम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके दो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। एक है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। ओके, नाउ ये एक स्ट्रक्चर एक डायग्राम में आप समझ सकते हैं। ये LHC जो है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर ये नीचे रिएक्शन सेंटर है। और आप देखिए इसको एक फनल शेप की फॉर्म में बनाया गया है।
इसका मतलब ये है कि जो लाइट की एनर्जी है वो कॉन्सेंट्रेट होके आती है हमारे रिएक्शन सेंटर पे, और रिएक्शन सेंटर नाम से ही अपने आप में इसका पता लगता है कि यहाँ पर मेन रिएक्शन होती है। ओके, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बेसिकली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एक्सेसरी पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटिनॉइड्स होते हैं उनसे मिलकर ये बना होता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है, और साथ में इस एनर्जी को पिगमेंट टू पिगमेंट ट्रांसफ़र करता है जब तक कि ये रिएक्शन सेंटर पर नहीं पहुंच जाती। तो आप याद रखिए कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है लाइट एनर्जी को कैप्चर करना और कैप्चर करके उसको रिएक्शन सेंटर पर ट्रांसफ़र कर देना। अब जो रिएक्शन सेंटर है उसके अंदर स्पेशल पेयर होते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम 2 में P680 और फोटो सिस्टम 1 में P700। अब ये जो 680 और 700 नाम लिए गए हैं ये इनके एब्जॉर्प्शन पीक वेवलेंथ के ऊपर नाम लिए हुए हैं। इसका मतलब जो फोटो सिस्टम 2 है उसमें जो क्लोरोफिल है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन का पीक देता है, और जो फोटो सिस्टम 1 है उसका जो क्लोरोफिल है वो P700 मतलब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन का पीक देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। और यहाँ जब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और फिर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है, और फिर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग आगे के रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। तो आपको अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा जो ये फोटो सिस्टम होता है वो फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। ऑलराइट, चलिए अब अगर हम देखें तो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक केवल साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता रहा, और यहाँ पर केवल फोटो सिस्टम 1 ही था जो उस वक्त तक सिर्फ इस पूरे फोटोसिंथेसिस को चलाता था। तो यहाँ पर क्या है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, और यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 था एक टाइम तक, और ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक था जब लाइफ एग्जिस्टेंस में आई अर्थ के ऊपर, तब से लेके और काफ़ी टाइम तक, ये लॉन्ग पीरियड होता है बिलियंस ऑफ ईयर्स, तब तक सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 था, और वहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा था जहाँ पर लाइट रिएक्शन जो होती थी वो ऑर्गेनिजम्स उसको यूज़ करते थे। अब इसमें सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या होता था कि यहाँ इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की वजह से सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, किसी तरीके की कोई बायोसिंथेसिस नहीं हो रही थी। अब आप जानते हैं कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है यहाँ पर शुगर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, बेसिकली शुगर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन शुगर का फॉर्मेशन आज हो रहा है। जब ये फोटो सिस्टम 1 था तब तक सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ही यूटिलाइजेशन हो रहा था, वहाँ पर किसी तरीके की कोई बायोसिंथेसिस नहीं हो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था। उसके बाद ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे इन्होंने एक मैकेनिज़्म को डेवलप करा जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज करने लगे। ओके, तो यहाँ पर ये धीरे 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 ये इवोल्यूशन से हम सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन जो एक साइकिल चल रही थी उसको हमने आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ के अब हम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करने तक आ गए। सो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर हाइड्रोजन एटम्स एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, जो 2 एटम्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या है कि हाइड्रोजन जनरेशन हो जाती है। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोर रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिड्यूसिंग पावर का सोर्स है, वो उन प्रोटॉन्स को या हाइड्रोजन आयंस को वो जनरेट कराती है। तो अब जो सेकेंड और जो फोटो सिस्टम 1 से ज़्यादा पावरफुल फोटो सिस्टम 2 इवॉल्व हुआ, और उसमें क्या हुआ कि एक अलग अरेंजमेंट हुआ क्लोरोफिल ए का, और वो क्लोरोफिल ए का जो अरेंजमेंट था
उसने क्या किया, वो फोटो सिस्टम वन जो ओरिजिनली ऑलरेडी था हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसके साथ कंबाइन करके एक पूरा पावरफुल मैकेनिज्म बना दिया। और ये चीज़ इवोल्यूशन में धीरे धीरे हुई। तो अब आप याद रखिए कि जो हमारा फोटो सिस्टम वन था वो इवोल्यूशन में सबसे पहले आया। उसके बाद उसका काम जो था वो सिर्फ एनर्जी जनरेशन करना था, वहाँ किसी तरीके का कोई बायोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जब बायोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ी, ऑर्गेनिजम्स और ज़्यादा इवॉल्व हुए, तो फोटो सिस्टम टू पिक्चर में आया। और फोटो सिस्टम टू का जब डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ पर स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट से वो फोटो सिस्टम टू बना। और उसने फोटो सिस्टम वन के साथ काम करके इस प्रोसेस को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया। सो क्लोरोफिल ए को किस तरीके से अरेंज किया गया, उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट कर दी गई इस इवोल्यूशन में। और इस ज्योमेट्री को जो जो डिफरेंट ज्योमेट्री जो डेवलप हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो शॉर्टर वेवलेंथ्स वाली लाइट एनर्जी थी और जिसमें ज़्यादा हाई एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं। अब आपको पता होगा कि अगर वेवलेंथ हमारी छोटी है, शॉर्ट है, तो एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी, राइट। फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। इसीलिए जो हमारी ब्लू रीजन होता है या यूवी रेज होती हैं, ये सारी शॉर्टर हमारी वेवलेंथ्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू रेड जो कलर का रीज़न होता है हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में, या जो रेडियो वेव्स होती हैं वहाँ पर वो लॉन्गर वेवलेंथ्स होती हैं। तो लॉन्गर वेवलेंथ्स में जो लाइट एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो कम होती है। और शॉर्टर वेवलेंथ्स वाली जो जो हमारी लाइट होती है, वहाँ पर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्लोरोफिल ए ने अपने आप को इस तरीके से डिफरेंट ज्योमेट्री के अंदर अपना फोटो सिस्टम बनाया, जिससे वो शॉर्टर वेवलेंथ्स की हायर एनर्जी के फोटोन से अपना एनर्जी को ले सकते हैं। और वो चीज़ एंसेस्ट्रल फोटो सिस्टम वन जो ऑलरेडी चला आ रहा था उससे कई गुना ज़्यादा थी। सो अब अगर दोनों चीज़ों को जोड़ दिया जाए, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू, तो इस तरीके से एक तरीके का एक नया रिएक्शन मैकेनिज्म बना, जहाँ पर ये जो साइक्लिक प्रोसेस हो रही थी फॉर फोटो फॉस्फोराइलेशन की, वो ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर अब क्या था कि अब साइकिल में नहीं घूम रहा था वो इलेक्ट्रॉन, अब वो नॉन साइक्लिक हो गया था, वो आगे जाके आगे की रिएक्शंस को कैरी आउट कर रहा था। तो अब आप जानते हैं कि जो रेड लाइट होती है वो PS2 एब्जॉर्ब करती है, और उससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बनता है और एक वीक रिडक्टेंट बनता है। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है वो वाटर को ऑक्सीडाइज करता है, और जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो PS2 के साथ एसोसिएट होता है। तो फार रेड लाइट जो होती है वो PS1 एब्जॉर्ब करता है, और वो एक वीक ऑक्सीडेंट और स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बनाता है। और स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट क्या करता है, वो NADP को रिड्यूस कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है वो पूरी की पूरी एक तरीके की ये चेन बन जाती है, अब ये साइक्लिक नहीं होती। तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन था क्या, उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर। फॉस्फोरिलेशन हम किसको बोलते हैं? फॉस्फोरिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ATP का सिंथेसिस होता है, राइट। जब भी ATP जनरेट होता है, जिस प्रोसेस से वो जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। और अगर उसमें लाइट एनर्जी का यूज़ हो जाए तो हम उसको बोलते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो ये बात समझ में आ गई कि जब हम लाइट एनर्जी से ATP को जनरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन। अब अगर हम स्ट्रोमल लैमेली मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो उनके अंदर PS2 भी नहीं होता और NADP रिडक्टेज नहीं होता, दे आर एब्सेंट। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। अब जो इलेक्ट्रॉन है जब वो सर्कुलेट करता है तो वो PS1 के अंदर ही अंदर सर्कुलेट करता है, और जो फॉस्फोरिलेशन होता है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। अब देखिए यहाँ पर ये लाइट एनर्जी है, यहाँ पर ये क्लोरोफिल है, ये P700 सेंटर है इसका PS1 का। जैसे ही ये लाइट यहाँ पर आई उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो ये ऊपर चला गया अपनी एक्साइटेड स्टेट में, और वहाँ से जब ये वापस लौट के आ रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, तो ये वापस इसने ये जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन था क्लोरोफिल का उसको इसने वापस आके रिप्लेस कर दिया। लेकिन जब ये हाई एनर्जी से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा था तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी से क्या हुआ, जो ATP का फॉस्फोरिलेशन हो गया और वो ATP में कन्वर्ट हो गया। एंड यू नो दैट ATP इज़ द एनर्जी करेंसी। तो यहाँ पर ATP हमारी बन गई। तो यहाँ ये साइकिल चलती रही।
लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, फिर ये वापस ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, एटीपी बन रही है, फिर से लाइट आ रही है, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, फिर से वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, फिर से एटीपी बन रहा है। तो ये एक साइकिल की फॉर्म में जो फॉस्फोरिलेशन हो रहा है यानी एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो आप अभी इसी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये जो साइक्लिक फ्लो है वो एटीपी सिंथेसिस तो बन गया, लेकिन अब हुआ क्या कि ये NADPH और H आयन यानी जो प्रोटॉन्स हैं ये चीज़ नहीं बन पा रही है। तो इसीलिए ये जो हमारा PS2 था वो इवॉल्व हुआ। तो ऐसा होता है बिकॉज ये जब लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की होती है, एक्साइटेशन की अवेलेबिलिटी अगर इसकी होती है वहाँ पर तब ये होता है। तो इट ऑल्सो अकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ्स बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। तो अब क्या लिमिटेशन क्या है यहाँ पर? लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब होता है जब दोनों फोटो सिस्टम एक सीरीज़ में वर्क करते हैं। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 काम करेगा और उसके बाद वो फोटो सिस्टम 1 पे उसको आगे रिएक्शन को लेके जाएगा। तो सीरीज़ आपने देखा होगा, फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा कि सीरीज़ क्या होती है कि जब एक के बाद एक रिएक्शन जुड़ी होती है उसको हम लोग सीरीज़ रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये इस तरीके से डेवलप हुआ कि सबसे पहले PS2 और उसके बाद PS1 की तरफ ये चीज़ मूव करी, ये एनर्जी मूव करती है और वहाँ से ये धीरे धीरे आगे की जो बायोसिंथेसिस की तरफ रिएक्शन से वहाँ ये लेके जाता है। सो व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स वन ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल, ऑलराइट, जहाँ तक देख सकते हैं आप ये फोटोन है और ये किस तरीके से एक पिगमेंट मॉलिक्यूल पर स्ट्राइक कर रहा है यहाँ। तो यहाँ पर ये फोटोन जब स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा, ये उस स्ट्राइक से ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा यहाँ, राइट। सो व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स वन ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स द एनर्जी और द इलेक्ट्रॉन, अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इट इज़ द सिंबल ऑफ एनर्जी, सो इट जम्प्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अंटिल इट अराइव्स एट द रिएक्शन सेंटर ऑफ द PS, राइट। ये हमने पहले भी बोला था कि जब फोटोन आ रहा है, जैसे ही आ रहा है ये इस पिगमेंट मॉलिक्यूल पर आ रहा है, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन अगली तरफ चला गया, आगे चला गया, आगे चला गया। तो इस तरीके से जो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो जब तक होता रहेगा जब तक वो इस रिएक्शन सेंटर पर नहीं आ जाता। सो बेसिकली जो गोल है वो गोल है कि हमारी जो भी अवेलेबल एनर्जी पॉसिबल है उन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब किया जाए और फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाए रिएक्शन सेंटर में। तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आपको दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे जी स्कीम की और एक्चुअली में लाइट रिएक्शन की कि वो कैसी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये, तो इसलिए इसको स्किप मत कीजिए और बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे चीज़ें हो रही हैं और किस सीक्वेंस में वो हो रही हैं। सबसे पहले सनलाइट है वो PS2 को हिट करती है। ये आप देखिए, ये लाइट है और ये हमारा रिएक्शन सेंटर है, हमारा यहाँ PS2 है, ये PS2 को इसने लाइट को हिट किया, राइट। फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या है, क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब लाइट हिट करेगी, फोटोन इस पर इंटरेक्ट करेगा, तो उसने क्या किया कि क्लोरोफिल ने उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो एब्जॉर्ब जैसे ही करता है तो जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल का वो एक्साइटेड हो जाता है और वो हायर एनर्जी लेवल पर जंप कर जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ लाइट आई, लाइट ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि क्लोरोफिल ने अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया और अब वो अनस्टेबल बन गया बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होगा, उस जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्लेस करने के लिए वाटर का स्प्लिटिंग होता है। तो यहाँ देखिए कि किस तरीके से जो वाटर है वो ऑक्सीजन में और प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में स्प्लिट हो गया तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने जो क्लोरोफिल का लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्लेस कर दिया, तो क्लोरोफिल खुश हो गया वहाँ पर, राइट। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हमारे उन्होंने
आगे डाल दिया, सॉल्यूशन में डाल दिया। इसका हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे, जब एक्यूमुलेट करेंगे तो वो हमारे एटीपी को बनाने में हेल्प करेगा। और ये जो ऑक्सीजन निकली, ये ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, और ये वही ऑक्सीजन है जिसे आप और हम ब्रीद इन करते हैं। तो ये ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर वाटर के स्प्लिट होने से निकलती है। हमेशा याद रखिए कि जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। ओके, तो यहाँ आपका ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्लेस हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, जिसने ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैच किया, उसने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को पास करा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और यहाँ पर एक सीरीज ऑफ कैरियर्स लगे हुए, प्रोटीन्स लगे हुए, एक के बाद एक ये इलेक्ट्रॉन जंप करके वहाँ उस पूरी चेन के थ्रू ये जा रहे हैं। और इस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में ये एक डाउनहिल रिएक्शन है, जहाँ पर ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल है, वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल जो इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स हैं, वो इस तरीके से हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो डाउनहिल बन जाए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप ही एक साथ एक के बाद एक नीचे की तरफ चलता चला जाए। अब हम डाउनहिल रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं जहाँ पर जैसे आप किसी हिल पर चढ़ गए, तो वहाँ से जब आप नीचे उतरते हैं तो आप उतरते हुए चले जाते हैं, राइट। आपको बहुत ज़्यादा इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना आपको अप हिल क्लाइंबिंग में पड़ती है। जब आप किसी हिल को चढ़ते हैं या माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं तब एनर्जी ज़्यादा लगती है, लेकिन नीचे उतरते हुए इतनी एनर्जी नहीं लगती। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरीके के डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। अब ये क्या होता है रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आगे चला जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, अब बिकॉज ये हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ जा रहा है, ग्राउंड स्टेट की तरफ जा रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। इट हैज़ बिकम एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन नीचे उतरा, उसने एनर्जी रिलीज़ करी, और एनर्जी रिलीज़ करते करते एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। अब आप पूछ रहे थे कि रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल क्या होता है, काफ़ी लोगों के मन में ये बात होगी, तो चलिए हम लोग समझते हैं। वैसे केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा मैं 5 मिनट लूँगा इसको आपको समझाने के लिए। रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल जो होता है वो ये शो करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना स्ट्रांगली किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है या उसको होल्ड कर सकता है। क्लियर हो गया। तो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल हम किसको बोलते हैं, इसका मतलब वो पोटेंशियल स्केल है जहाँ पर हमको इस बात का एक इंडिकेशन मिलता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रांगली किसी इलेक्ट्रॉन को या तो होल्ड कर सकता है या फिर अट्रैक्ट कर सकता है। अब ये जो रैंक होती है वो हम सब्सटेंस की, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, हम उनको रैंकिंग एक स्केल पे ले आते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा कर सकता है, कौन कम कर सकता है। तो इट रैंक्स हाउ मच अ सब्सटेंस वांट्स to gain an electron to be reduced और loss an electron to be oxidized। तो ये बेसिकली एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन है। सो इट प्रिडिक्ट्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। इससे हमको ये पता लग जाएगा, अगर हमें ये पता है कि भाई यहाँ पर रिडॉक्स पोटेंशियल के स्केल पर ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हमें उसमें एनर्जी इनपुट डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE वो हमारा बेसलाइन होता है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, ये पोटेंशियल जो होता है रिएक्शन का क्या है कि यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, सो प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पर जब इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो ये दोनों चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा H2। जब ये H2 बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस पर हम कैलकुलेट करते हैं E, और ये E हमारा बेसलाइन होता है 0.00 वोल्ट्स। ओके, नाउ जो सब्सटेंस हाइड्रोजन से, यानी इस हाइड्रोजन से ज़्यादा हार्ड पुल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनको हमको एक पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। दे नीड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर ईजीली रिड्यूस्ड, बिकॉज वो आराम से, उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और वो बड़े आराम से रिड्यूस हो जाते हैं। अब जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से ज़्यादा ईजीली
लूज़ करते हैं उनको हम लोग नेगेटिव वैल्यू देते हैं और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, राइट। एंड दे टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल क्या होता है, किस तरह से हम लोग सब्सटेंसेस को स्केल करते हैं, रैंक करते हैं अकॉर्डिंग टू कि वो हाइड्रोजन से, जो हमारा रेफरेंस है, जब हमारा 0.00 V हमने यहाँ पर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, उससे कितना ज़्यादा या कितना कम वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, होल्ड करते हैं, राइट। नाउ इन एनी रिएक्शन बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज, द वन विद द हायर और मोर पॉजिटिव पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड। सो जो हम बोलते हैं अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और वो कौन होगा, जिसके पास पॉजिटिव वैल्यू है इससे, राइट। और जिसके पास लोअर या नेगेटिव वैल्यू है वो ऑक्सीडाइज होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये स्केल करते हैं। सो इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो आपने देखा अभी और हम आगे भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो डाउन हिल। अब जब हम डाउन हिल बोलते हैं इसका मतलब ये है द इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल्स टू पॉजिटिव पोटेंशियल्स, राइट। अगर वो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, यानी वो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ज़्यादा नेगेटिव है वो ऊपर है और जो ज़्यादा पॉजिटिव है वो नीचे है। जब ये इस तरीके से ये लगा हुआ है पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन डाउन हिल चला जाता है, वो आराम से नीचे की तरफ चला जाएगा, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें आपके फ्रेंड्स या जिनको ज़रूरत है वो भी समझें, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। चलिए, सो दिस फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज द एनर्जी यूज टू मेक द ATP। जैसे मैंने आपको पहले बोला, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जा रहा है, तो उससे होगा क्या, एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसका यूज़ होगा ATP फॉर्मेशन। अब हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ATP सिंथेसिस क्या होता है, कैसे ATP बना। अभी हमने देखा ना कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से उतर रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, और जब वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है तो उससे ATP बन रहा है। तो ATP जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ATP सिंथेसिस, या इसका दूसरा नाम है केमियोस्मोसिस। ऑलराइट, तो केमियोस्मोसिस ATP सिंथेसिस है यहाँ पर, राइट। सो ईच थाइलेकॉइड इज़ अ क्लोज्ड कंपार्टमेंट। तो आप देखेंगे ये हमारा थाइलेकॉइड है, ये बिल्कुल क्लोज कंपार्टमेंट है जिसमें प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं फ्रॉम द स्ट्रोमा बाय द B6F कॉम्प्लेक्स। तो आप ये देखिए, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये हमारा B6F कॉम्प्लेक्स है, और ये प्रोटॉन्स हैं H+ आप देख रहे हैं, ये पंप इन हो रहे हैं यहाँ पर अंदर। ये आपकी थाइलेकॉइड स्पेस है, इस स्पेस के अंदर ये प्रोटॉन्स आपके अंदर आ रहे हैं। एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऑल्सो प्रोड्यूसेस एडिड प्रोटॉन्स। आपने देखा होगा कि जब वाटर स्प्लिट हुआ तो ऑक्सीजन भी निकली, इलेक्ट्रॉन्स भी निकले और साथ में प्रोटॉन्स भी निकले, तो वो प्रोटॉन्स भी यहाँ पर ऐड हो रहे हैं इस स्पेस के अंदर, थाइलेकॉइड स्पेस के अंदर। ओके, सो अब उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ प्रोटॉन्स इस तरफ, यानी ये मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, मेम्ब्रेन की लोअर साइड में तो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मेम्ब्रेन की दूसरी साइड में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो अब क्या हुआ, जब प्रोटॉन एक तरफ बहुत ज़्यादा हो गए और दूसरी तरफ ऑलमोस्ट नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। क्या बन गया ये, इसको बोलते हैं हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा हो गई और एक तरफ कम हो गई। तो अब आप समझे कि ये कीमो ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस तो आपने पढ़ा है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो स्पीशीज़ है वो प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स हमारे थाइलेकॉइड स्पेस में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और उनका कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन के एक तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है, दूसरी तरफ बहुत कम हो गया है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात ये कि ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ये वाला, ये प्रोटॉन्स के लिए इम्परमिएबल होती है। इसका मतलब प्रोटॉन्स यहाँ इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकते, इम्परमिएबल है ये मेम्ब्रेन। अब अगर प्रोटॉन्स को क्रॉस बैक करना है तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ATP सिंथेसिस का।
इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये एटीपी सिंथेसिस लगे हुए हैं जो कि एंजाइम होता है, और वो एंजाइम एक तरीके का चैनल की तरह काम करता है जिसके अंदर से प्रोटॉन्स निकल के दूसरी साइड जाएंगे। सो बेसिकली आप समझिए कि एक छोटी सी केव है, इस केव के अंदर से या इस सुरंग के अंदर से ही प्रोटॉन्स निकल के दूसरी साइड जा सकते हैं, अदरवाइज प्रोटॉन्स वो यहीं पर ही रहेंगे। और ये एटीपी सिंथेसिस वो एंजाइम है जो कि एटीपी को जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है वो हम अभी देखेंगे। तो अब क्या होगा कि एज प्रोटॉन्स आर पासिंग आउट ऑफ द थाइलेकॉइड थ्रू द एटीपी सिंथेस चैनल, ADP is phosphorylated to ATP and released into the stroma। तो ये आपका स्ट्रोमा है, राइट, और ये आपका स्पेस है। तो जब ये प्रोटॉन्स हमारे इस एटीपी सिंथेस से अंदर से निकल के बाहर जा रहे हैं तो ये एडीपी जो है, ये एडीपी हमारा एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये एटीपी हमारा स्ट्रोमा के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी हमारी बन रही है इसको हम स्ट्रोमा के अंदर एक्यूमुलेट होने देंगे। सो दीज प्रोटॉन्स along with the electrons they are necessary for the reduction of the NADP। अब ये NADP का भी रोल हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन उसके रिडक्शन के लिए ये प्रोटॉन्स की हमको ज़रूरत है। द प्रोसेस बाय विच ATP इज मेड यूजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। तो केमियोस्मोसिस की ये डेफिनेशन है। हम केमियोस्मोसिस किसको बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पर ATP बनती है प्रोटॉन ग्रेडियंट की एनर्जी से जो मेम्ब्रेन के एक तरफ होता है, और जब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ऑस्मोटिकली वो प्रोटॉन्स दूसरी साइड जाते हैं थ्रू एटीपी सिंथेज, तो वो जो एटीपी फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस। ओके, आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। सो हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द थाइलेकॉइड, अब थाइलेकॉइड में तो हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन है, और लो कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा में लो कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी वजह से ये ग्रेडियंट बना। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट। ऑलराइट, जितना ज़्यादा यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन होगा और जितना कम यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो जो डिफरेंस आएगा उतना ही बड़ा ये ग्रेडियंट बनेगा और उतना ही ज़्यादा ये एटीपीज बनाएगा और उतनी जल्दी ये एटीपीज बनाएगा। सो मोर प्रोटॉन्स इन ल्यूमन, मोर एसिडिक एनवायरनमेंट, सो डिक्रीज इन पीएच इन द ल्यूमन। अब वो जो ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं। अब आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं हमारे वही एसिडिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब ज़्यादा प्रोटॉन्स हो गए ल्यूमन के अंदर तो उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, राइट। अब जितना एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया तो उससे क्या हुआ, जो ल्यूमन का पीएच है वो कम हो गया, बिकॉज वहाँ पर एसिडिटी बढ़ गई। सो द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू एटीपी सिंथेज और एटीपीएस। तो ये ग्रेडियंट को कौन तोड़ता है? इस ग्रेडियंट को तोड़ने वाला एंजाइम है एटीपी सिंथेज, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपीएस, राइट। नाउ दिस ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब अगर हम एटीपी सिंथेज एंजाइम की बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, राइट। एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन CF0, तो ये आपका CF0 है, और ये जो पिंक कलर का आप पार्ट देख रहे हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। ओके, ये हिलने वाला नहीं है, ये हम अंदर इसके अंदर चला गया है, ये ना इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ये मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगा। हालांकि ये इधर उधर जा सकता है, जाएगा ये मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन ये आगे पीछे नहीं हो सकता। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन है जिसको हम CF0 बोलते हैं। ये एक तरीके का चैनल बनाता है। यहाँ देखिए ये चैनल बन रहा है जिसके अंदर से ये प्रोटॉन जा सकते हैं और प्रोटॉन ईजिली यहाँ से पास हो सकते हैं। और दूसरा है स्ट्रोमल सब यूनिट, ये वाली CF1। ये देखिए ये बिकॉज ये स्ट्रोमा के अंदर है तो हम इस सब यूनिट को बोलते हैं स्ट्रोमल सब यूनिट, और ये ही वो स्ट्रोमल सब यूनिट है जहाँ पर ADP का फॉस्फोरिलेशन होता है और ये ATP बनता है। सो केमियोस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन ऑलरेडी है यहाँ पर थाइलेकॉइड की, अ प्रोटॉन पंप, ये प्रोटॉन पंप है यहाँ पर, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट, यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट है, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं यहाँ, और ATP सिंथेज, और ये आपका ATP सिंथेज है। तो इस तरीके से प्रोटॉन पंप से प्रोटॉन जनरेट हो रहे हैं, ग्रेडियंट बन रहा है, और ATP सिंथेज उससे चैनल को दे रहा है, एक अपनी जगह दे रहा है ताकि प्रोटॉन वहाँ से निकल जाए, वो ग्रेडियंट टूट जाए और ये ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसको इस तरीके से ATP का मेम्ब्रेन के अंदर सिंथेसिस होता है। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, राइट।
टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द थाइलेकॉइड ल्यूमन। तो अगर ये जो प्रोटॉन को अंदर लाने के लिए एनर्जी का यूज़ होता है, आपने देखा किस तरीके से प्रोटॉन अंदर आ रहे थे वहाँ पर, और साथ में इस ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर ये ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमारा एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। अब हम वापस आ जाते हैं उसी अपनी जेड स्कीम पर, जिसको हम जी स्कीम भी बोलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को बना रहा है, वो पूरी प्रोसेस आपने समझ ली। आपने ये भी समझ लिया यहाँ पर कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये जब डाउन हिल कर रहा था इसमें, तो इनका जो ये रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से चीज़ें या किस तरीके से प्रोटीन्स लगे हुए थे। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी को रिलीज़ करते करते पहुंच जाता है PS1 में, राइट। ये आपका PS1 है। यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, दूसरा क्या हुआ कि जो लाइट भी हिट कर रही है यहाँ पर, बिकॉज ये भी तो रिएक्शन सेंटर और क्लोरोफिल है ना यहाँ, तो यहाँ पर लाइट इसको, जैसे यहाँ लाइट ने इसको हिट किया PS2 को, इसी तरीके से लाइट यहाँ पर भी हिट कर रही है। तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट हो गए और वो दोबारा से एक हाई एनर्जी लेवल पर चले गए, और वो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ओके, तो उससे क्या हुआ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, इन्होंने क्या करा, ये जो NADP है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ने इस NADP को रिड्यूस कर दिया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपनी पॉकेट्स में आकर बैठ गए। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये 2 पॉकेट हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, NADPH हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन कैरियर बना इस लाइट रिएक्शन का। क्लियर हो गई ये बात। सो NADPH जो यहाँ पर है ये, इट कैरीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इट इज़ यूज्ड इन द केल्विन साइकिल टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से लाइट एनर्जी ने हमारे को इलेक्ट्रॉन्स दिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को NADP ने रिड्यूस करके NADPH बन गया ये, और ये जो NADPH है अब ये कैरी करके लेके जाएगा आगे केल्विन साइकिल में, और इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ कहाँ पर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वो ग्लूकोज बने, यानी बायोसिंथेटिक फेज के अंदर। और ये जो जी शेप है ये, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ये जो जी आप स्कीम देख रहे हैं ये इसलिए बन पा रही है, अगर आप जितने भी कैरियर्स हैं ये सारे के सारे कैरियर्स को आप उनके रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल की रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर आप लगाते हैं तो आपको ये स्कीम आती है, जी स्कीम आती है। इसीलिए हम इसको जी स्कीम बोलते हैं, क्योंकि ये जी शेप के अंदर आती है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी, और इससे आपको काफ़ी हद तक लाइट रिएक्शन के बारे में, फोटो सिस्टम के बारे में, और जो हमारे रैंकिंग हम कैसे करते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल को, वो चीज़, और एटीपी सिंथेसिस, ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे केल्विन साइकिल की, कि किस तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में किया जाता है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।